महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद पंचपांडव केदार घाटी में जाके देवादिदेव महादेव के दर्शन करके इस स्थान में भगवान विष्णु नारायण के दर्शन करने के बाद वे स्वर्गरहिनी मार्ग से स्वर्ग के लिए चल पड़े। इस स्थान के गुफा में बैठ के महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचना किए थे और इस स्थान के गुफा में बैठ के भगवान श्री गणेश महाभारत लिख रहे थे और इसी स्थान में पवित्र सरस्वती नदी को देखा जा सकता है। इस स्थान हरिद्वार से लगभग 310 किलोमीटर दूर समुद्र से लगभग 11,000 फीट के ऊंचाई पे बसे भगवान श्री विष्णु के तपोभूमि निवास स्थल। ये है 4 धामों के एक धाम श्री पवित्र बद्रीनाथ धाम। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद से आपको बद्रीनाथ धाम की यात्रा कैसे करना है, 4 धाम के अंदर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ धाम दर्शन के बाद आप बद्रीनाथ धाम कैसे पहुंचोगे, बद्रीनाथ धाम में आके आपको कहां स्टे करना चाहिए, आपका फूडिंग फैसिलिटी क्या रहेगा और बद्रीनाथ धाम में बद्री विशाल के दर्शन के बाद चरण पादुका, माना गांव और कौन कौन से धार्मिक स्थल आपको दर्शन करना चाहिए, बद्रीनाथ धाम यात्रा करने में आपका कितना खर्चा होगा, ऑल डिटेल ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके साथ ये वीडियो में वर्चुअली 1 by 1 एक्सप्लोर करने का कोशिश करूंगा। #4 धाम यात्रा, #बद्रीनाथ धाम। चलिए ये वर्चुअल टूर की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड सौरभ राज, इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के साथ आप देख रहे हो राइट राइडर्स। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। कल हम केदारनाथ से ट्रेकिंग करके गौरीकुंड पहुंचे रात को, फिर रात को गौरीकुंड में स्टे करने के बाद हम लोग आज सुबह इस सोनप्रयाग आ गए और यहाँ से हम लोगों का आज का जर्नी रहेगा बद्रीनाथ के लिए। केदारनाथ सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 222 किलोमीटर। बद्रीनाथ के लिए आपको शेयरिंग बुलेरो कार मिलेगा इस सोनप्रयाग एक टैक्सी स्टैंड से और शेयरिंग बुलेरो कार में आपका चार्जेस लगेगा पर पर्सन 1,500 रुपए करके। अगर आप बजट में बद्रीनाथ जाना चाहते हो तो आपको बसेस मिलेगा सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर दूर सीतापुर बस स्टैंड से। बस में आपका चार्जेस लगेगा केदारनाथ टू बद्रीनाथ 800 रुपीज। और हम लोग अभी ये सोनप्रयाग के टैक्सी स्टैंड में है और हम लोगों का ये गाड़ी खड़ी है इधर, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जब तक ये बुलेरो कार फुल नहीं होगा तब तक ये गाड़ी आगे नहीं जाएगा। सभी यात्रियों के लागेज बैग कार के रूप में लोड करने के बाद सुबह के लगभग 9 बजे हमारी यात्रा की शुरुआत हो गई थी। आपका नाम क्या है भैया? मेरा है रोहित उनियाल। ड्राइवर दादा का नाम रोहित और हमारी इस कार टैक्सी में टोटल 9 यात्री थे। जय बद्री विशाल। अगर आप 4 धाम में सिर्फ बद्रीनाथ की यात्रा करना चाहते हो तो हरिद्वार स्टेशन के बाहर बस स्टैंड से सुबह के 4 बजे से 8 बजे तक आपको हरिद्वार ऋषिकेश से डायरेक्ट 700 रुपए में बद्रीनाथ के लिए बस मिल जाएगी। या फिर आप चाहो तो एक बजट फ्रेंडली टूर ऑपरेटर वे फॉर ट्रैवल एडवेंचर से आप यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए प्राइवेट कार टैक्सी होटल के साथ अपना टूर आइटिनरी बुक कर सकते हो। सोनप्रयाग से लगभग 29 किलोमीटर की दूरी पे है गुप्त काशी। यहाँ से हम सीधा सड़क में ना जाके हम लोग बाएं और ऊखीमठ, चोपता, तुंगनाथ जाने का सड़क में प्रवेश किए। केदारनाथ सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए 2 रूट है। एक है चोपता तुंगनाथ होके, तुंगनाथ तो नहीं जाएंगे, चोपता होके एक रास्ता है और एक है रुद्रप्रयाग होके, कर्णप्रयाग होके, लेकिन हम लोग आज जाएंगे चोपता होके। और कल रात को स्नोफॉल हुआ है चोपता में। अगर आप रुद्रप्रयाग होके जाओगे तो आपका डिस्टेंस रहेगा 222 किलोमीटर, चोपता होके जाओगे तो आपका डिस्टेंस होगा 201 किलोमीटर। और अभी हमारे हाइट है सी लेवल से लगभग 5,400 फीट। गुप्त काशी पहाड़ों से नीचे उतर के गुप्त काशी से लगभग 3.2 किलोमीटर के दूरी पे हम लोग खूबसूरत मंदाकिनी नदी को पार किए और मंदाकिनी नदी के ऊपर इस जगह पे आपको एक डैम देखने को मिलेगा। ये डैम नेम मदमहेश्वर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। डैम के सामने वीडियोग्राफी करने का अनुमति नहीं था, इसलिए हम लोग कैमरा ऑफ कर दिए थे। मदमहेश्वर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है ऊखीमठ। ऊखीमठ में है श्री ओमकारेश्वर मंदिर, जहाँ पे है श्री केदारनाथ और मदमहेश्वर भगवान की शीतकालीन निवास स्थल। आज बहुत लेट हो गया था, इसलिए हम मंदिर में दर्शन के लिए नहीं रुके। ऊखीमठ पार करने के बाद श्री बद्रीनाथ मंदिर की दूरी और 166 किलोमीटर रह गई है। चोपता होके बद्रीनाथ जाने का इस सड़क बेहद खूबसूरत है। इस सड़क पर बहुत कम ट्रैफिक है और अब जहाँ भी देखेंगे आपको बेहद ही खूबसूरत हरे भरे पहाड़ी दिखेंगे। और आपको इस सामने जो खूबसूरत पहाड़ दिख रहा है वो पहाड़ है खूबसूरत तुंगनाथ रेंज। उस पहाड़ के ऊपर है खूबसूरत तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला। हम 2024 में श्री तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला ट्रेक किए थे। बहुत ही खूबसूरत था वो जर्नी।
अब भी चाहो तो बद्रीनाथ यात्रा पे चंद्रशिला तुंगनाथ ट्रेक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 1 दिन चाहिए। तुंगनाथ के नीचे चोपता में आपको रुकने के लिए कुछ होटल होमस्टे ऑप्शन मिल जाएगी, लेकिन चोपता होटल में 1 नाइट स्टे करने के लिए आपको कम से कम एक बंदे के लिए 2500 रुपये देना है। बहुत महंगा है होटल का प्राइस। सुबह के लगभग 10:48 पे हम चोपता पहुंच गए थे और सर्दी के मौसम में चोपता में काफ़ी स्नोफॉल होता है और स्नोफॉल के बाद ये चोपता देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। और उत्तराखंड के खूबसूरत चोपता को कहा जाता है द मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अभी आप वर्चुअली देख सकते हो कितने खूबसूरत है ये चोपता वैली। और ये खूबसूरत चोपता वैली के हाइट है सी लेवल से लगभग 8700 फीट। अगर आप मार्च अप्रैल महीने में चोपता यात्रा करोगे तो आपको इस सड़क के दोनों ओर खूबसूरत रोडोडेंड्रॉन फूल देखने को मिल जाएगी। अब तुंगनाथ मंदिर के जितने करीब पहुंचोगे आपको ये चोपता वैली में उतना ही ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिल जाएगी। और सुबह के लगभग 11 बजे हम लोग पहुंचे चोपता के उसी पॉइंट पर जहां से तुंगनाथ चंद्रशिला के लिए मेन ट्रेकिंग शुरू होते हैं। ऊखीमठ से चोपता तक हम लोग हाई हिल सड़क से होकर आए थे और चोपता पार करने के बाद अभी हम डाउन हिल सड़क पकड़े और चोपता तक ये सड़क जितनी खूबसूरत थी, चोपता पार करने के बाद इस सड़क की खूबसूरती और 2 गुना बढ़ गई थी। और चोपता पार करके लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पार करके हम लोग एक लोकल ढाबे पर सुबह के नाश्ता करने के लिए रुके थे। अभी टाइम है 11 PM। अभी हम लोग पहुँचे चोपता तुंगनाथ के लिए, जहाँ से ट्रेकिंग होता है वहाँ से लगभग हम लोग 1 किलोमीटर आगे आ गए। और देखो कितना खूबसूरत नज़ारे। ऊपर शायद आज बारिश हो रहा है शायद। और हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। हम लोगों को इधर 15-20 मिनट टाइम दिया गया है। ब्रेकफास्ट करके ही हम लोग फिर निकलेंगे। चोपता में बहुत ठंड है और इस ठंड में हम लोग लिए हैं गर्मा गर्म पोहा का प्राइस है 50 रुपये। हमारे ढाबा के पीछे था एक बेहद ही खूबसूरत व्यू पॉइंट। एक खूबसूरत व्यू पॉइंट का नाम था चोपता वैली व्यू पॉइंट। यहाँ से जहाँ तक हमारी नजर जाती है हमें सिर्फ हरे भरे पहाड़ी नजर आते हैं। मैं यहाँ बहुत देर तक बैठना चाहता था, लेकिन ज्यादा देर तक यहाँ रुक नहीं सकता। आज हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। सुबह के लगभग 11:41 पे हमारी यात्रा फिर से शुरू हो गई थी। ये एक खूबसूरत खाली सड़क, दूर दूर तक कोई घर, लोग, कार, गांव, दुकान कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी हम लोग केदारनाथ रिजर्व नेशनल पार्क के अंदर से होकर जाएंगे। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका टोटल एरिया लगभग 975 स्क्वायर किलोमीटर है। इस घने जंगल में आपको स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर और मास्क डियर को देखा जा सकता है। इस सड़क में चलते हुए आपको हिमालयन लंगूर दिखेगी। हमारे ड्राइवर दादा ने लंगूर को कुछ खाना खिलाए थे। हम भी अपने हाथों से इन प्यारे लंगूर को खाना खिलाए थे। लेकिन ये नेशनल पार्क में इस लंगूर को खाना खिलाना लीगल था कि इलीगल था ये मुझे पता नहीं था। इन सड़क में कोई गाइडेंस बोर्ड भी नहीं था। इन सड़क में आपको पैदल यात्रियों को दिख जाएगी जो लोग पैदल पंच केदार यात्रा कर रहे हैं। चोपता पार करके लगभग 30 किलोमीटर जंगल वाले सड़क को पार करके हम लोग पहुंचे मंडल गांव। और ये मंडल गांव पार करने के बाद तेज बारिश शुरू हो गई थी। इन खूबसूरत पहाड़ी सड़क में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद मौसम पूरा साफ हो गया था। मंडल गांव से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है सागर गांव। इस सागर वो गांव है जहां से पंच केदार में एक केदार श्री रुद्रनाथ के चढ़ाई शुरू होता है। यात्री सागर गांव में आके रात को रुकते हैं, फिर
अगले दिन सुबह उठ के रुद्रनाथ के लिए ट्रेकिंग शुरू करते हैं। और सागर गांव पार करने के बाद फिर से बारिश शुरू हो गई थी। अभी तो ओले पड़ना शुरू हो गया। सोनप्रयाग से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी तय करके दोपहर के 1:19 पे हम लोग पहुंचे चामोली। चामोली में हम लोग खूबसूरत अलकनंदा नदी को पार किए थे और अलकनंदा नदी को पार करके हम लोग हरिद्वार बद्रीनाथ हाईवे पकड़ेंगे। यहाँ से सीधा सड़क हरिद्वार ऋषिकेश के लिए जा रहा है और बाईं ओर सड़क बद्रीनाथ के लिए। अभी हमारी खूबसूरत पहाड़ी सड़क के बाईं ओर अलकनंदा नदी बह रही है। एक खूबसूरत अलकनंदा नदी के साथ आज हम लोग बद्रीनाथ तक जाएंगे। चामोली से हरिद्वार की दूरी लगभग 223 किलोमीटर और श्री बद्रीनाथ मंदिर की दूरी और 90 किलोमीटर रह गई है। बद्रीनाथ मंदिर जाने का ये सड़क बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ जगह पर लैंडस्लाइडिंग के कारण ये सड़क बहुत पतली हो गई है। भाई देखो भाई, जोशीमठ से पहले पीपलकट्टी के पास इस सड़क में काफी भयानक लैंडस्लाइडिंग हो गया था। हर हर महादेव के नाम लेकर ये लैंडस्लाइडिंग जोन पार करके हम लोग आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम इस सड़क पर आगे बढ़ते हैं, हमें सिर्फ सूखे पहाड़ दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे हरे भरे पेड़ अचानक गायब हो गए हैं और हम लोग एक अलग से दुनिया की ओर बढ़ रहे थे। बद्रीनाथ जोशीमठ से पहले ये है पहले और आखिरी रोड टनल। एक्चुअली यहाँ पे पहले बहुत रॉकफॉल होता था। रॉकफॉल से कार बस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये टनल को बनाया गया था। चामोली से लगभग 49 किलोमीटर की दूरी पे इस सड़क से दाएं और पहाड़ों के ऊपर जाती हुई और एक सड़क दिखेगी। उसी सड़क से आप औली जा सकते हो। दोपहर के लगभग 3:01 पे हम जोशीमठ पहुंचे। ये जोशीमठ हाइट है सी लेवल से लगभग 6150 फीट और यहाँ से हिल स्टेशन औली की दूरी लगभग 16 किलोमीटर और जोशीमठ से श्री बद्रीनाथ मंदिर की दूरी और 40 किलोमीटर रह गई है। जोशीमठ इस सड़क के बाएं ओर आपको हाथी के शेप में आपको एक पहाड़ दिखेगा। ये पहाड़ का नाम है हाथी पहाड़ और हाथी पहाड़ के नीचे ये जोशीमठ में है खूबसूरत नरसिंह भगवान के मंदिर। आप चाहते हैं मंदिर के पास अपना कार पार्क करके मंदिर में जाके नरसिंह भगवान के दर्शन कर सकते हो। जोशीमठ पहाड़ों के नीचे अलकनंदा नदी के ऊपर है JP हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम लोग खूबसूरत अलकनंदा नदी को पार करेंगे, लेकिन ये अलकनंदा नदी को पार करने से पहले ये ब्रिज के पास हम लोग एक दुकान ढाबे पर चाय पानी के लिए रुके थे। अभी टाइम है 3:37। अभी हम लोग जोशीमठ से नीचे हाथी पहाड़ के नीचे अलकनंदा नदी के ऊपर ब्रिज में खड़े हैं। यहाँ थोड़ा सा चाय पानी पियेंगे, फिर हम लोग बद्रीनाथ के लिए चलेंगे। यहाँ के पकौड़ा बहुत मशहूर है। लोकल ड्राइवर लोग, गांव के लोग यहाँ पर रुकते हैं और गरम गरम चाय के साथ गरम गरम पकौड़ा लेते हैं। हम लोग 40 रुपए दे के 100 ग्राम पकौड़ा खाने के बाद बद्रीनाथ के लिए फिर से चल पड़े। जोशीमठ से हम लोग JP हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक डाउनहिल सड़क से होकर आए थे और ये हाइड्रो प्रोजेक्ट अलकनंदा नदी को पार करने के बाद हम लोग फिर से हाई हिल सड़क से होकर बद्रीनाथ तक पहुंचेंगे। जोशीमठ से लगभग 7.7 किलोमीटर की दूरी पे है विष्णुप्रयाग संगम। इधर धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी में आके मिलती है और इस संगम में है एक खूबसूरत मंदिर। आप चाहो तो 5 मिनट के लिए यहाँ पर रुक सकते हो और मंदिर में जाके दर्शन पूजन कर सकते हो। विष्णुप्रयाग से लगभग 2 किलोमीटर आने के बाद हम लोग अलकनंदा नदी को पार किए।
अभी आप इस सड़क की खूबसूरती देख सकते हो, कितना खूबसूरत है। आपको यहाँ पर आके ऐसा लगेगा कि आप कोई एक अलग सी दुनिया में आ गए हो। विष्णुप्रयाग से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे है गोविंद घाट। उत्तराखंड के द वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब के लिए ट्रेकिंग यहाँ से शुरू होता है। आपको इधर रुकने के लिए कुछ होटल होमस्टे ऑप्शन मिल जाएगी। आप चाहे तो बद्रीनाथ घूमने के बाद एक गोविंद घाटी में आके 1 नाइट स्टे करके वैली ऑफ फ्लावर्स या फिर हेमकुंड साहिब के लिए यात्रा कर सकते हो। गोविंद घाटी पार करके लगभग 3 किलोमीटर के दूरी पे है एक रजिस्ट्रेशन यात्रा चेक पोस्ट। चारधाम के लिए आपने जो यात्रा रजिस्ट्रेशन किए हो उसी रजिस्ट्रेशन के हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी आपको इधर पुलिस प्रशासन को दिखानी होगी। ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शो करने के बाद आपको आगे यात्रा करने का परमिशन मिलेगा। सर्दियों में आप इस सड़क में सिर्फ गोविंद घाटी तक आ सकते हो। गोविंद घाटी पार करने के बाद ये सड़क सर्दियों में हैवी स्नोफॉल के कारण बंद हो जाता है और बारिश के मौसम में सड़क में काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग भी होता है। और सोनप्रयाग से गोविंद घाटी तक आपको उतना ज़्यादा ठंड महसूस नहीं होगा, लेकिन गोविंद घाटी पार करने के बाद आपको ठंड लगना शुरू हो जाएगा। अभी टाइम है 5:30 PM और टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस। विष्णुप्रयाग से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग अलकनंदा नदी को पार किए और ये अलकनंदा नदी को पार करके आपको इस सड़क के बाएं ओर एक डैम दिखेगा। अलकनंदा नदी में ये है फास्ट डैम नेम जेपी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लामबाग्ट। पूरा बद्रीनाथ धाम के पावर सप्लाई यहाँ से होता है और ये डैम पार करने के बाद बद्रीनाथ मंदिर की दूरी और 16 किलोमीटर रह गई है। लामबाग्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है हनुमान चट्टी। श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम दर्शन करने से पहले ये हनुमान चट्टी में रुक के हनुमान जी के पूजा दर्शन करते हैं। हम लोग शेयर टैक्सी में यात्रा कर रहे थे, इसलिए हमारे टैक्सी यहाँ पे नहीं रुका। और बद्रीनाथ जाने का इस सड़क में आपको 2-3 खूबसूरत ग्लेशियर दिख जाएगी। बहुत सारे यात्री एक ग्लेशियर के पास रुक के फोटो वीडियो रील्स लेते हैं। सोनप्रयाग से लगभग 8 घंटे का जर्नी करके फाइनली हम लोग पहुंचे बद्रीनाथ और ये है बद्रीनाथ के मेन एंट्री गेट। एक गेट नया तैयार हो रहा है। गेट पार करते ही आपको खूबसूरत बद्रीनाथ के नया कॉरिडोर देखने को मिल जाएगा। आशा करते हैं ये कॉरिडोर का काम 2027 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी टाइम है 5 PM। अभी हम लोग पहुंच गए बद्रीनाथ धाम। हाइट है सी लेवल से लगभग 9,800 फीट। 4 धामों में एक धाम श्री बद्रीनाथ धाम हाइट सी लेवल से लगभग 10,200 फीट। बद्रीनाथ में रुकने के लिए आपको कई सारे होटल होमस्टे मिल जाएगी। होटल रूम आप चाहो तो बद्रीनाथ पहुंच के ऑन द स्पॉट बुकिंग कर सकते हो, नहीं तो वे फॉर ट्रैवल एडवेंचर से आप अपना स्टे बुकिंग कर सकते हो। हम लोग इस साल बद्रीनाथ में अपना स्टे बुकिंग किए थे GNVN यात्री निवास में। यहाँ 500 रुपए में डॉर्मेटोरी बेड मिलते हैं। आप चाहे तो GNVN वेबसाइट द्वारा यहाँ का स्टे बुकिंग कर सकते हो और आपको इधर बेड के साथ लॉकर फैसिलिटी मिल जाएगा। रात को 8 बजे रेस्ट हाउस में डिनर मिलते हैं। आप चाहो तो 150 रुपए में यहाँ से डिनर थाली ले सकते हो। GNVN रेस्ट हाउस में चेक इन करके हम मंदिर के लिए निकले। GNVN रेस्ट हाउस से मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर था। मंदिर जाने का इस सड़क में आपको काफी सारे खाने पीने का दुकान, मंदिर में पूजा देने के लिए पूजा सामग्री के दुकानें और सर्दियों के कपड़ों की दुकानें आपको मिल जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। मंदिर में पूजा देने के लिए प्रसाद के प्राइस था 50 रुपए से 500 रुपए तक। मंदिर रास्ते में आपको फ्री ऑक्सीजन की फैसिलिटी मिल जाएगी और मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको अपना चारधाम के रजिस्ट्रेशन सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी शो करना है। रजिस्ट्रेशन कॉपी शो करने के बाद आपको एक टोकन दिया जाएगा। ये टोकन के साथ आपको मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लगना है।
रजिस्ट्रेशन काउंटर से पहाड़ों से 100 मीटर नीचे उतर के हमें अभी ये आयरन ब्रिज पार करके मंदिर के लिए जाना है। आप ये ब्रिज से खूबसूरत मंदाकिनी नदी को देख सकते हो। ये ब्रिज में है और एक चेक पोस्ट में एक बंदा बैठे हैं। हमने जो रजिस्ट्रेशन टोकन कलेक्ट किए थे वो टोकन इनको देना है। श्री बद्रीनाथ मंदिर में प्रवेश करने से पहले चलो मंदिर प्रांगण पहले एक्सप्लोर करते हैं। मंदिर के सामने है और एक आयरन ब्रिज। एक्चुअली मंदिर में दर्शन करने के बाद आपका एग्जिट रहेगा इसी ब्रिज से होकर। मंदिर के सामने है गर्म जल के कुंड, हॉट वाटर स्प्रिंग। श्रद्धालु श्री बद्री विशाल के दर्शन करने से पहले गर्म जल के कुंड में स्नान करते हैं। इधर महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग कुंड है। अब बद्री विशाल के दर्शन के लिए आओ तो एक कुंड में आप स्नान अवश्य करें। इन गर्म जल के कुंड के सामने में है नारद शिला। ऐसा माना जाता है नारद शिला के नीचे अलकनंदा नदी से भगवान बद्री विशाल की मूर्ति मिली थी। मंदिर के सामने अलकनंदा नदी के किनारे खूबसूरत घाट बने हैं। 2023 में एक घाट निर्माण काम शुरू हुआ था और 2025 एंड तक एक घाट पूरी तरह से बन के तैयार हो गया था। इस घाट को तर्पण घाट भी कहते हैं। कई श्रद्धालु एक घाट में मुंडन करते हैं और मुंडन के बाद अलकनंदा नदी में स्नान करके अपने पितृपुरुषों के लिए, अपने मृत माता पिता के लिए तर्पण करते हैं, साधु शांति पूजा करते हैं। ब्रह्मकपाल तीर्थस्थाने महाप्रसादे अमृतस्वरूपी। कहा जाता है कि आप बद्रीनाथ मंदिर में आके कुछ भी मांगोगे आपका मनोकामना पूरी हो जाएगा। और मनोकामना पूरी होने के बाद श्रद्धालु यहाँ पे आके प्रदीप प्रज्वलन करके पूजा अर्चना करते हैं। गरम कुंड के ऊपर और बद्रीनाथ मंदिर के नीचे है श्री आदि केदारेश्वर महादेव के मंदिर। और ये महादेव के मंदिर के नीचे है चंदन घर। बद्रीनाथ मंदिर के अंदर पूजा के लिए इधर चंदन को तैयार किया जाता है। श्रद्धालु पहले कुंड में स्नान करते हैं। मत्थे पर चंदन के तिलक लगाने के बाद आदि केदारेश्वर महादेव के दर्शन करके बद्रीनाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं। और श्री बद्रीनाथ मंदिर के नीचे है आदि गुरु शंकराचार्य के मंदिर। अभी आप वर्चुअली दर्शन कर सकते हो श्री बद्री विशाल भगवान के मंदिर। ये मंदिर कितना प्राचीन है इसका कोई खास जानकारी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के जीर्णोद्धार 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। भगवान विष्णु के मंदिर नौर और नारायण नाम का 2 पर्वत के बीच स्थित है। मंदिर में दर्शन करने के लिए मंदिर के राइट हैंड साइड सड़क से होकर आपको लाइन में लग के मंदिर में प्रवेश करना है। और ज़्यादा भीड़ रहने से ये लाइन कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर तक हो सकते हैं। और ज़्यादा भीड़ रहने से आपको मंदिर में प्रवेश करके दर्शन के लिए 2 से 2.5 घंटा तक समय लग सकता है। अभी आप वर्चुअली भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर सकते हो। मंदिर के अंदर आप छोटा लगेज बैग या फिर फ़ोन लेके प्रवेश कर सकते हो, लेकिन मंदिर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने का अनुमति नहीं है। आपको अगर फ़ोटो सेल्फी लेना है तो आपको मंदिर के सामने जाना है। हम शाम को 7 बजे मंदिर में प्रवेश करने के लिए लाइन में लगे थे और रात को करीब 9 बजे हम लोग मंदिर में प्रवेश करके दर्शन पूजन किए थे। दर्शन करने के बाद आपको मंदिर के सामने कुछ होटल रेस्टोरेंट मिल जाएगी। अब चाहो तो ये सब रेस्टोरेंट में 400 रुपये में भेज थाली से डिनर कर सकते हो। बद्रीनाथ धाम में आज है हमारे दूसरा दिन। कल रात को हमने गरम कुंड में नहाने के बाद श्री बद्री विशाल भगवान के दर्शन कर लिए थे। बहुत अच्छा से दर्शन हो गया था। श्री बद्री विशाल के दर्शन के बाद अब मंदिर के पीछे है चरण पादुका, पहाड़ के ऊपर है चरण पादुका, वो विजिट कर सकते हो। बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर दूर मानागांव भी विजिट कर सकते हो। चलिए अभी हम लोग ये सब धार्मिक स्थल घूमते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के पीछे पहाड़ों के ऊपर 2 किलोमीटर की ट्रेकिंग करके आप भगवान श्री नारायण श्री विष्णु के पदचिन्ह दर्शन करने जा सकते हो। मैं 2024 को ये ट्रेकिंग किया था और ये ट्रेकिंग रूट से आप नीलकंठ पर्वत को बहुत नज़दीक से देख सकते हो। सुबह के लगभग 8 बजे हम लोग हमारे रेस्ट हाउस से चेकआउट कर लिए थे और अभी हम लोग इंडियाज़ फर्स्ट विलेज मानागांव घूमने जाएंगे। कल हम लोग जो कार टैक्सी से बद्रीनाथ तक आए थे उस कार में आज हम मानागांव घूमेंगे। फिर मानागांव घूमने के बाद आज हम लोग उसी कार में हरिद्वार जाएंगे।
टाइम है 8:20। अभी हम लोग पहुंच गए माना विलेज। चलो घूमते हैं माना। ये बास्केट का कितना चार्जेस लगता है? माना गांव के सभी टूरिस्ट प्लेसेस आप चाहो तो बास्केट से घूम सकते हो। बास्केट में आपका चार्जेस लगेगा 1500 रुपए। माना गांव में आपको काफी सारी दुकानें मिल जाएगी। आप चाहो तो यहाँ से विंटर ड्रेसेस के साथ हैंडक्राफ्ट आइटम खरीद सकते हो। और माना गांव में आपको काफी सारे रेस्टोरेंट दुकानें मिल जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पे सुबह का नाश्ता कर सकते हो। पार्किंग से लगभग 200 मीटर के दूरी पे है गणेश गुफा। ऋषि वेदव्यास महाभारत के श्लोक अपने गुफा में बैठ के बोल रहे थे और गणेश भगवान इसी गुफा में बैठ के महाभारत लिख रहे थे। गुफा के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है। गणेश गुफा से आप 100 मीटर पहाड़ों के ऊपर आओगे। यहाँ पर है व्यास गुफा। माना जाता है ऋषि वेदव्यास इस गुफा में बैठ के महाभारत बोल रहे थे। व्यास गुफा से आप 100 मीटर नीचे आके दर्शन करोगे भीमपुल, सरस्वती नदी और सरस्वती मंदिर। देवी सरस्वती मंदिर के सामने आप एक खूबसूरत सरस्वती नदी देख सकते हो। सरस्वती नदी माना गांव के इसी स्थान से ओरिजिनेट होने के बाद लगभग 1 किलोमीटर बह के अलकनंदा नदी में जाके मिलती है और इस संगम नेम केशव प्रयाग। नदी के सामने आप चाहो तो इस सरस्वती मंदिर में जाके दर्शन पूजन कर सकते हो। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं था और इस सरस्वती मंदिर से आप ये भीमपुल देख सकते हो। पंचपांडव के भीम जी स्वर्गरहिनी जाते समय सरस्वती नदी को पार करने के लिए बड़ा सा एक पत्थर से एक पुल को बनाए थे। भीमपुल से आप थोड़ा सा आगे जाओगे, आगे जाके आपको एक स्वर्गरहिनी मार्ग दिखेगा। ऐसा माना जाता है कि पंचपांडव केदारनाथ बद्रीनाथ जी दर्शन करके इसी रास्ते से स्वर्ग गए थे। स्वर्गरोहिणी मार्ग में ऐसा पंचपांडव की मूर्ति बनाया गया है। स्वर्गरोहिणी मार्ग से आप थोड़ा सा ऊपर आओगे, आपको यहाँ पे काफी सारे रेस्टोरेंट दुकानें मिल जाएगी। ये सब दुकान को इंडिया फास्ट दुकान रेस्टोरेंट कहा जाता है। आप चाहो तो ये सब दुकानों से सुबह का नाश्ता कर सकते हो। इन स्वर्गरोहिणी मार्ग में है द्रौपदी मंदिर। कहा जाता है कि पंचपांडव के द्रौपदी इसी स्थान में देहोत्याग किए थे। ये जो इंडिया फास्ट दुकान आपको दिख रहा है, दुकान के साइड से एक सड़क पहाड़ के ऊपर साइड जा रहा है। इस सड़क से होकर आप वासुधारा वाटरफॉल जा सकते हो। यहाँ से दूरी लगभग 5 किलोमीटर। चलो बद्रीनाथ का ये वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय आप सभी को। आप लोग अच्छा रहे, खुश रहे, सुस्त रहे।